नजदीक में इतना बड़ा धमाका हुआ था कि लोग दहल गए थे। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन आगे बढ़ते हैं। आज पाकिस्तान की बड़ी खबरों का जल्दी से रुख कर लेते हैं और बड़ी खबर आपकी टीवी की स्क्रीन पर तेजस 24 में एक और बड़ी खबर पाकिस्तान से सामने आ रही है। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री का चयन होगा, जिस पर सबकी नजर है, जिसके लिए नेशनल असेंबली में दोपहर 2 बजे कार्रवाई शुरू होगी। बता दें कि संयुक्त विपक्ष ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी कि PMLN अध्यक्ष शहबाज शरीफ को पहले ही अपना संयुक्त उम्मीदवार घोषित कर दिया है। शहबाज शरीफ का PM बनना लगभग तय माना जा रहा है। 2 बजे असेंबली की कार्रवाई शुरू होगी, जिस पर नजर असेंबली में विश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे शहबाज शरीफ और दोपहर 2 बजे कार्रवाई शुरू होने जा रही है। देखिए, पहले विपक्ष ने कई बैठकें की, जिसमें शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के भाई का ही नाम सबसे आगे चल रहा था। पाकिस्तान को नया प्रधानमंत्री आज मिल सकता है। इंसाफ अपना रास्ता देगा। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में आज करीब 2 बजे नए प्रधानमंत्री की घोषणा कर दी जाएगी। रविवार को प्रधानमंत्री पद के लिए संयुक्त विपक्ष की ओर से शहबाज शरीफ ने, जबकि इमरान खान की पार्टी PTI की ओर से शाह महमूद कुरैशी ने नामांकन दाखिल किया। वहीं अविश्वास प्रस्ताव हारने के बाद इमरान खान की रविवार को पहली टिप्पणी आई, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में एक बार फिर से स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया है। पाकिस्तान का PM बनने से पहले ही शहबाज शरीफ ने रंग दिखा दिया है। शहबाज ने पाकिस्तान के PM की शपथ लेने से पहले कश्मीर का राग अलापा। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो भारत के साथ शांति तो चाहते हैं, लेकिन कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत के बिना ये मुमकिन नहीं है। शहबाज ने यह भी कहा कि सरकार बनाने के बाद विपक्षी नेताओं से वो कश्मीर के मुद्दे पर बात करेंगे और तब जाकर नई कैबिनेट बनाएंगे। पाकिस्तान में आज नए PM का चुनाव होना है। इधर रविवार को प्रदर्शनों का दौर जारी रहा। इमरान ने ट्वीट किया, पूरा पाकिस्तान अमेरिका समर्थित सरकार के विरोध में उतर आया है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सदस्यों ने रविवार को पाकिस्तान के नए शहरों में इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए PM पद से हटाने के विरोध में रैलियां निकाली। तेजस 24 में एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। पाकिस्तान से ही है ये बड़ी खबर। इमरान खान आज पाक संसद में नजर आ सकते हैं। इस दौरान वो संसदीय सत्र में PTI की तरफ से अध्यक्षता करेंगे। इस पर हमारी नजर रहेगी। सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर ये भी मिल रही है कि इमरान खान आज सदन में बोल भी सकते हैं। वही खबर ये भी बड़ी है कि PTI आज देश भर में प्रदर्शन भी करेगी। PTI के मुताबिक उसके कार्यकर्ता दोपहर की नमाज के बाद देश भर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि विदेशी साजिशों का शिकार हुआ है पाकिस्तान और उसके खिलाफ जो उनके समर्थित है वो सड़कों पर उतरे। लगातार पूरे पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन जारी है। आप जानते हैं कि बड़े बेआबरू होकर PM इमरान खान को बाहर निकाला गया, बाहर का रास्ता दिखाया गया। विदेश जाने पर भी उनकी रोक लगी हुई है। और दूसरी तरफ खबर यह भी है कि जिस तरीके से इमरान खान ने आखिरी गेंद तक खेलने की कोशिश की, उसमें वो नाकाम हुए हैं और अब पाकिस्तान को नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। शनिवार को अविश्वास प्रस्ताव के दौरान पाकिस्तानी संसद से नदारद रहने वाले इमरान खान आज पाक संसद में नजर आ सकते हैं। इस बीच अपने ट्विटर हैंडल में इमरान खान ने पूर्व प्रधानमंत्री लिख दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चीफ इमरान खान आज संसद भवन जाएंगे। इमरान खान आज दोपहर 12 बजे संसद भवन में PTI संसदीय दल के सत्र की अध्यक्षता करेंगे। PTI के मुताबिक उसके कार्यकर्ता ईशा की नमाज के बाद पूरे देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी इस्तीफा नहीं देंगे। मीडिया खबरों के अनुसार अलवी ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी के नेतृत्व से सलाह मशवरा करने के बाद इस्तीफा नहीं देने का फैसला किया है। इमरान खान को शनिवार देर रात अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के जरिए प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था। इमरान खान ने स्थानीय मीर जाफर द्वारा सत्ता में लाने के लिए अमेरिका समर्थित शासन परिवर्तन का खिलाफ विरोध करने के लिए पाकिस्तानियों को धन्यवाद दिया। पाकिस्तान में शनिवार को इमरान खान के सत्ता से हटने के बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों का प्रदर्शन जारी है। पाकिस्तान की पार्टी जहां विरोध प्रदर्शन कर रही है, वहीं विपक्ष इमरान खान को हटाने का जश्न मना रहा है। आज पाक संसद नए PM का चुनाव करेगी। विपक्ष के साझा उम्मीदवार शहबाज शरीफ का PM बनना तय माना जा रहा है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में आज दोपहर करीब 2 बजे नए प्रधानमंत्री की घोषणा कर दी जाएगी। तो इमरान खान के विदेश जाने पर भी रोक लग सकती है, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। लेकिन इस पीछे एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शरीफ की आज कोर्ट में पेशी है। सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विशेष अदालत के समक्ष पेश
हो सकते हैं हमजा शरीफ। और संघीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने 4 अप्रैल को 14 अरब पाकिस्तानी रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग में हमजा को आरोपी बनाया है, जिसके लिए आज उन्हें पेश होने के लिए कहा गया है। बता दें कि पीएम पद के उम्मीदवार हैं शहबाज शरीफ। ये बड़ी खबर है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। शहबाज शरीफ और बेटे की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कोर्ट में पेशी है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्ष के साझा उम्मीदवार शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विशेष अदालत के समक्ष पेश हो सकते हैं। संघीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने 4 अप्रैल को 14 अरब पाकिस्तानी रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग में शहबाज और हमजा को आरोपी बनाया है। अमजद परवेज ने बताया कि उनका मुवक्किल सोमवार को विशेष अदालत के समक्ष व्यक्तिगत पेशी से छूट प्रदान करने के अनुरोध वाली अर्जी दायर करेगा। सत्ता गई तो इमरान का साथ चीन ने छोड़ दिया है। चीन का आधिकारिक मीडिया माने जाने वाला अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पाकिस्तान के सियासी घटनाक्रम को लेकर कहा कि चीन और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर शहबाज शरीफ पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से बेहतर साबित हो सकते हैं। चीन और पाकिस्तान के विश्लेषक मानते हैं कि आंतरिक सियासी बदलावों से दोनों देशों के मजबूत संबंधों पर असर नहीं पड़ने वाला है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व मंत्रियों के नामों को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने और कथित धमकी वाले पत्र की जांच का निर्देश देने का अनुरोध करने वाले एक याचिका पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज सुनवाई करेगा। ये याचिका मौलवी इकबाल हैदर ने दाखिल की है। उन्होंने इमरान खान, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, कासिम सूरी और अज़ज़ मजीद का नाम ECL में रखने की मांग की है। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मीट को लेकर एबीवीपी और लेफ्ट विंग में बवाल हुआ है। लेफ्ट विंग ने एबीवीपी पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि कावेरी हॉस्टल में लोगों को जबरन मीट खाने से रोका गया। हॉस्टल के मेस सेक्रेटरी से मारपीट का भी आरोप लगा है। एबीवीपी ने इन आरोपों का जवाब दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कहना है कि हॉस्टल में रामनवमी की पूजा करने से रोका गया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एबीवीपी और लेफ्ट के छात्र किस तरह से बवाल मचा रहे हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि छात्र गुटों के बीच जमकर मारपीट हो रही है। जेएनयू के कावेरी हॉस्टल में रविवार शाम 5 बजे नॉनवेज खाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया। हिंसक झड़प में करीब 15 छात्र घायल हुए हैं। सभी को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दोनों ही छात्र संगठन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। जेएनयू में छात्रों के बीच हुए बवाल के बाद लेफ्ट के छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लेफ्ट विंग के छात्रों ने एबीवीपी और दिल्ली पुलिस के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाए। लेफ्ट विंग ने एबीवीपी के छात्रों पर मारपीट को लेकर हंगामा करने का आरोप लगाया है। आयसा और जेएनएसयू ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जेएनयू परिसर से वसंत कुंज थाने तक पैदल मार्च निकाला। वहीं इस पूरी घटना पर जेएनयू के मेस वार्डन का एक वीडियो वायरल हुआ है। मैंने उनका इवेंट है ना, ये इसकी परमिशन नहीं ली जो कर रहे हैं। मैंने वो भी लगा दिया। इवेंट का मेरे को कोई परमिशन नहीं है। मैंने तो तुम लोगों का अभी मेन्यू है ना, मेन्यू में वार्डन का कोई इंटरेस्ट। मैंने तो तुम लोगों का अभी मेन्यू है ना, मेन्यू में वार्डन का कोई इंटरेस्ट। वहीं इस विवाद पर जेएनयू में एबीवीपी के अध्यक्ष रोहित ने लेफ्ट के छात्रों पर हमला करने और मारपीट का आरोप लगाया है। लेफ्ट के छात्र लाठी और पत्थर लेकर हॉस्टल में घुसे और जमकर तोड़फोड़ की। बिल्कुल हॉस्टल के अंदर आके हमला करते हैं, लोगों को मारते हैं, पीटते हैं। वाटर कूलर तोड़ दिया गया, फ्रिज तोड़ दिया गया, खिड़कियां तोड़ दी गई, विजिटर रूम तोड़ दिया गया। लाठी और पत्थर ये लेके कौन आए? क्लियर कट वीडियो में देख रहा है। लेफ्ट के लोग हमारे 7 लोगों को मारा है, वो अभी हॉस्पिटल में। एमपी के खरगोन में रामनवमी के जुलूस के दौरान जमकर आगजनी और पत्थरबाजी की गई। शरारती तत्वों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की। हिंसक झड़प में एसपी समेत कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। एसपी सिद्धार्थ चौधरी के पैर में गंभीर चोटें लगी हैं। उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने हिंसा फैलाने वालों के ऊपर आंसू गैस के गोले भी दागे। खरगोन के कई इलाकों में धारा 144 के साथ कर्फ्यू लगा दिया गया है। घटना के मद्देनजर भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। एमपी के बड़वानी से भी रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा की घटना सामने आई है। रामनवमी जुलूस के दौरान भारी पथराव हुआ, जिसमें टीआई समेत कई लोग घायल हो गए। इस दौरान उपद्रवियों ने कई बाइक और स्कूटी को आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा धार्मिक स्थलों पर भी जमकर तोड़फोड़ की गई।
घटना की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी और एसडीएम मौके पर पहुंचे। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस का कहना है कि स्थिति फिलहाल कंट्रोल में है। भारत और अमेरिका के बीच आज अहम मीटिंग होने वाली है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच वर्चुअली ये मीटिंग होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में दोनों देशों के आपसी मुद्दों के अलावा रूस और यूक्रेन में जारी जंग पर भी चर्चा हो सकती है। दक्षिण एशिया, हिंद प्रशांत क्षेत्र और आपसी हित के मामलों पर दोनों नेताओं के बीच बात होगी। आपको बता दें कि यूक्रेन संकट पर अमेरिका भारत को रूस का विरोध करने के लिए लगातार उकसा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच आज 2+2 वार्ता होने वाली है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में होने वाली इस वार्ता के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं। अमेरिका की तरफ से रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि दोनों देश एशिया प्रशांत क्षेत्र की रक्षा और रणनीतिक जरूरतों पर चर्चा करेंगे। वहीं फूड और पेट्रोलियम सप्लाई चेन को लेकर भी मंथन हो सकता है। किसान आज से एमएसपी गारंटी सप्ताह मनाएंगे। इस कार्यक्रम के तहत संयुक्त किसान मोर्चा के नेता धरना प्रदर्शन और गोष्ठी के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी अधिकार बनाने की मांग पर जागृति अभियान चलाया जाएगा। नवंबर 2020 में दिल्ली में मोर्चे की शुरुआत के पहले से ही संयुक्त किसान मोर्चा ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग उठाई थी। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आज तेलंगाना सरकार धरना देगी। ये विरोध प्रदर्शन केंद्र की धान खरीद नीति के खिलाफ बुलाया गया है। राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ तेलंगाना सरकार के मंत्री धरने पर बैठेंगे। इसके अलावा सत्ताधारी तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी के सभी विधायक, सांसद, एमएलसी और नगरीय निकायों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इनका कहना है कि केंद्र की भेदभाव वाली इस नीति से 61 लाख किसान और उनके परिवार प्रभावित होंगे। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। सिसोदिया पता लगाएंगे कि बीजेपी की सरकार ने पिछले 27 सालों में क्या काम किया है। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी पिछले 27 साल से गुजरात की सत्ता पर काबिज है। वहीं पंजाब जीतने के बाद आप गुजरात फतह करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। गुजरात में इन दिनों पार्टी पूरी तरह से एक्टिव है और बीजेपी पर निशाना साधने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रही है। यूपी में समाजवादी पार्टी ने एमएलसी चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। पार्टी ने इसकी आधिकारिक तौर पर इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव के दौरान बीजेपी पर कई जगहों पर बूथ कैप्चरिंग करने का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग को लिखे पत्र में समाजवादी पार्टी ने संत कबीर नगर के हैसर बाजार मतदान केंद्र, बस्ती के गौर ब्लॉक मतदान केंद्र और बस्ती के विक्रमजोत ब्लॉक मतदान केंद्र में गड़बड़ियों का जिक्र किया है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से इन मतदान केंद्रों पर फिर से मतदान कराए जाने की अपील की है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। मायावती ने कहा है कि अपना घर संभाल नहीं पा रहे हैं, हम पर कटाक्ष कर रहे हैं। राहुल गांधी के बयान में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। मैंने जवाब नहीं दिया, ये बात बिल्कुल गलत है। कांग्रेस का हाल अभी किसी आनी बिल्ली खंबा नोची जैसी है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस बीएसपी से गठबंधन करना चाहती थी। मायावती को सीएम पद का ऑफर भी दिया था, लेकिन मायावती ने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने सफाई दी है। खड़गे ने कहा है कि यूपी में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ी। कांग्रेस चाहती थी कि बीजेपी अपनी जीत के अहंकार में आम लोगों पर, महिलाओं पर, दलितों पर जो अत्याचार करती है उस पर किसी भी तरह से रोक लगनी चाहिए। इसलिए कांग्रेस ने मायावती से कहा था कि कांग्रेस के साथ आइए और बीजेपी के खिलाफ गठबंधन का नेतृत्व करिए, लेकिन मायावती ऐसा नहीं कर पाई। यही बात राहुल गांधी ने दोहराई थी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सीएम बनने के बाद पहली बार गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। दोनों नेताओं की मुलाकात मंगलवार यानी कल होगी। भगवंत मान और अमित शाह के बीच पंजाब की सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात हो सकती है। इससे पहले मुख्यमंत्री मान जब पीएम नरेंद्र मोदी से मिले थे, तब उन्होंने पंजाब की खराब वित्तीय हालात का जिक्र करते हुए राज्य के लिए 2 साल तक 50,000 करोड़ के आर्थिक पैकेज की मांग की थी। समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शिवपाल यादव के बाद अब आजम खान के भी नाराज होने की खबर है। दरअसल रामपुर में आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत उर्फ शानू ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा कि अखिलेश नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए, ये बात सही है। अखिलेश यादव ने आजम खान की बलि दे दी है, हमें बीजेपी का दुश्मन बना दिया है। चुनाव में जो 111 सीट आई वो हमारी वजह से आई, फिर भी अखिलेश हमारे नहीं हुए।
तेजस 24 में आगे बढ़ते हैं। देश से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं जल्दी से एक नजर उन खबरों पर। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले आरोपी मुर्तजा अहमद अब्बासी के परिवार से यूपी एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। एटीएस मामले की तह तक जाने की कोशिश में जुटी है। वहीं जब आरोपी मुर्तजा के चाचा खालिद अब्बासी को पूछताछ के लिए एटीएस ने लखनऊ बुलाया तो उसके चाचा खालिद ने उम्र का हवाला देकर वहां बयान नहीं दिया। एटीएस मुख्यालय को ईमेल भेजकर नोटिस का जवाब दिया गया। मुर्तजा अहमद गोरखनाथ मंदिर के बाहर सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने का आरोपी है। यूपी में फिर से योगी सरकार बनने के बाद राज्य में एंटी रोमियो स्क्वाड को फिर से एक्टिव कर दिया गया है। अधिकतर जिलों में एंटी रोमियो स्क्वाड का असर दिखना भी शुरू हो गया है। गाजियाबाद शहर के प्रमुख इलाकों में एंटी रोमियो स्क्वाड टीम की तैनाती हो गई है। भीड़ भाड़ वाले बाजारों में टीम के सदस्य महिलाओं को जागरूक करते दिखे, जिससे मंचले किस्म के लोगों में आतंक है। योगी सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराधों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपना रही है। दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में पुलिस की एंटी रोमियो टीम एक्टिव हो गई है। इस स्क्वाड में नोएडा पुलिस के सीनियर अफसर भी हैं। पुलिस के अधिकारियों ने महिलाओं और लड़कियों को अपराध के बारे में जागरूक भी किया है। टीम ने महिलाओं को पुलिस से कैसे संपर्क किया जाए ये भी जानकारी दी। पुलिस का दावा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, खासतौर से पुरुष, जो अनावश्यक तौर पर भीड़ भाड़ वाली जगह, खासतौर से ऐसी जगह जहां पर महिलाओं, छात्राओं का आना जाना ज्यादा रहता है, पाया जाता है तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी। यूपी के रामपुर में ओवरटेक करने के चक्कर में 3 ट्रक आपस में भिड़ गए। हादसे में 2 ट्रकों में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए आनन फानन में फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई। आग लगने से एक शख्स के झुलसने की खबर है। टक्कर के बाद तेज आवाज हुई, जिससे आसपास के ग्रामीण भागकर मौके पर पहुंचे और हेल्पर को बाहर निकाला। इसी दौरान 2 ट्रकों में आग लग गई। बताया जा रहा है कि रास्ता संकरा और ड्राइवरों की लापरवाही से एक साथ 3 ट्रकों की टक्कर हो गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नोएडा के 32 मंजिला ट्विन टावर को गिराने के लिए टेस्ट ब्लास्ट किया गया। इसमें बेसमेंट के 4 पिलर और 13वीं मंजिल पर एक ब्लास्ट किया गया। ये ब्लास्ट पूरी बिल्डिंग को गिराने के लिए कितने आरडीएक्स की जरूरत पड़ेगी उसकी जांच करने के लिए किया गया। एक हफ्ते में इस ट्रायल ब्लास्ट की रिपोर्ट आएगी। दरअसल सुपरटेक के ट्विन टावर को अवैध करार दे दिया गया है और 22 मई को इसे पूरी तरह से गिरा दिया जाएगा। दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 141 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1 की मौत हुई है। इस दौरान करीब 113 लोग कोरोना से ठीक होकर घर चले गए। वहीं अब दिल्ली में कोरोना के 608 एक्टिव केस हैं, तो दूसरी ओर रोजाना पॉजिटिविटी रेट 1.29% तक पहुंच चुका है। दिल्ली में अब तक 26,156 लोगों की मौत हो चुकी है। कुलदीप यादव और खलील अहमद की घातक गेंदबाजी की बदौलत रविवार को खेले गए आईपीएल 2022 के 19वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 44 रनों से हरा दिया। दिल्ली के 215 रनों के जवाब में कोलकाता 19.4 ओवरों में 171 रनों पर सिमट गई। वहीं दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर अपनी तीसरी जीत दर्ज की। राजस्थान ने लखनऊ को 165 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन लखनऊ महज 162 रन ही बना सकी। अब आगे बढ़ते हैं श्रीलंका से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुख कर लेते हैं। श्रीलंका में राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। कोलंबो में आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों ने राजपक्षे परिवार के सत्ता छोड़ने की मांग की और लगातार ये मांग की जा रही है। लेकिन आप देख रहे हैं, बता दें कि आजादी मिलने के बाद से अब तक श्रीलंका की अर्थव्यवस्था इस समय सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, जिसके चलते वहां पर लोग सड़कों पर हैं, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। हर चीज इतनी महंगी हो चुकी है, चाहे पेट्रोल की बात करें, खाने पीने की अन्य चीजों की बात करें, किल्लत है चारों तरफ। कोलंबो सबसे बड़ा शहर है और वहां पर बड़े स्तर पर प्रदर्शन जारी है। अब राजपक्षे परिवार का इस्तीफा मांगा जा रहा है तेजी के साथ। बढ़ते आर्थिक संकट के बीच रविवार को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में लोगों ने श्रीलंका सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रखा। प्रदर्शनकारी राजपक्षे सरकार से इस्तीफा मांग रहे हैं। सरकार विरोधी प्रदर्शनों के तहत प्रदर्शनकारी कोलंबो में इकट्ठा हुए और रात भर प्रदर्शन किया। श्रीलंका में जरूरी सामान और ईंधन की बढ़ती कीमतों के विरोध में प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं।
श्रीलंका में फूड आइटम्स और फ्यूल की भारी कमी है। इसके साथ ही लंबे समय तक बिजली की कटौती हो रही है। श्रीलंका ब्रिटेन से 1948 में आजादी हासिल करने के बाद सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है। श्रीलंका के लोग कई घंटों की बिजली कटौती, गैस, खाद्य पदार्थों और अन्य जरूरी सामानों की कमी के विरोध में कई हफ्तों से सड़क पर हैं। We want the Rajapaksas to go. We don't want them to rule our nation like this. We are angry. We are hurt. And we just want them to leave us. And we want a new cabinet to do what is right for the generations to come. श्रीलंका में प्रदर्शनकारी लगातार दूसरे दिन राष्ट्रपति आवास के मेन गेट पर बैठे रहे। आजादी के बाद से सबसे बुरे आर्थिक दौर का सामना कर रहे प्रदर्शनकारी गोटबाया राजपक्षे का इस्तीफा मांग रहे हैं। श्रीलंका में बारिश हो रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं है। We are in the darkest moment of our history. Thanks to them, we need to change this system. श्रीलंका में राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन और तेज होते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी प्रेसिडेंट ऑफिस से लेकर पुरानी संसद तक कोलंबो में जमे हुए हैं। प्रदर्शन के हिंसक हो जाने से श्रीलंका के पर्यटक उद्योग पर खतरा मंडरा रहा है। इधर राष्ट्रपति केवल कुछ मंत्रियों के साथ सरकार चला रहे हैं। कम से कम 41 सांसदों ने सरकार चला रहे गठबंधन से बाहर हो जाने का फैसला लिया है। इसके बावजूद राजपक्षे संसद में बहुमत होने का दावा कर रहे हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में सरकार से सेंट्रल बैंक के बीच छन गई है। सेंट्रल बैंक गवर्नर का कहना है कि अगर सरकार हमारे काम में दखल न दे, हालात में सुधार हो सकता है। आर्थिक संकट से जूझ रही श्रीलंका के खजाने में मात्र 5,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा है। दूसरी तरफ लोगों में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ गुस्सा कम नहीं हो रहा है। श्रीलंका में बेलगाम महंगाई की वजह से समाचार पत्रों की प्रिंटिंग पर भी असर पड़ रहा है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तेजस 24 में लुहांस्क के नाइट्रिक एसिड स्टोरेज हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। रूस की तरफ से कल कई मिसाइलें नाइट्रिक एसिड स्टोरेज पर दागी गई थी, वही तस्वीरें सामने आई हैं। थोड़ी देर में आपकी टीवी स्क्रीन पर होंगी। देखिए वो तस्वीरें। रूस की तरफ से किए गए हमलों में यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इलाके में हालात बेहद भयानक बने हुए हैं। लोगों को घर से बाहर निकलने और खिड़की दरवाजे बंद रखने के लिए कहा गया। इसके अलावा प्रशासन ने मास्क पहनने की भी हिदायत दी है ताकि जहरीली गैस से बचा जा सके, इससे लोगों की मौत ना हो। लुहांस्क से ये बड़ी खबर है। यूक्रेन में हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। देखिए जो हमला हुआ है, जो नाइट्रिक एसिड स्टोरेज हमले की तस्वीरें हैं, वो बहुत ही गंभीर हैं। लोगों को इसीलिए कहा गया है कि जहरीली गैस से खुद को बचाना है, मास्क पहनकर रखें, बाहर ना निकलें। बहुत बड़ा नुकसान यूक्रेन को। रूस में शनिवार को अमेरिका को सीधे सैन्य टकराव की चेतावनी दी है। अमेरिका में रूस के राजदूत अनातोली एंटोनोव ने कहा है कि अगर अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को हथियारों और गोला बारूद के साथ पंप करना जारी रखा तो सीधा सैन्य टकराव संभव है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने शनिवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बैठक के बाद यूक्रेन रूस संघर्ष के बीच कीव को अधिक आर्थिक और सैन्य सहायता प्रदान करने का वादा किया था। मिसाइल लोड हुई, हेलीकॉप्टर ने आसमान में उड़ान भरी, पायलट ने निशाना लगाया और तबाह हो गया यूक्रेनी सेना का बंकर। तस्वीरें रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी की हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे रूसी हेलीकॉप्टर KA-52 मिसाइल लोड करके आसमान में उड़ान भरता है। पायलट पहले रडार पर टारगेट सेट करता है। आपको बता दें कि रूस ने यूक्रेन में अपने हमले तेज कर दिए हैं। अगली बड़ी खबर खार्किव से आ रही है। खार्किव के ज़्यूम में रूस की भारी गोलाबारी लगातार जारी है। रूसी सेना ने रिहायशी इलाकों में बमबारी काफी तेज कर दी है। रूसी हमलों में एक बच्चे समेत 10 लोगों की मौत की खबर है। पहले भी ये खबर आ चुकी है, वहां पर लोगों की जान जा रही है इन हमलों में। और अब ये खबर बलाक्लिया और पाइसोचिना के रिहायशी इलाकों में रूसी सेना की बमबारी काफी तेज हो चुकी है।